स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडी में जो हमारा लेसन है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टेक्निक्स है। अगर आप ध्यान देंगे 6 टेक्निक्स है, तो हम लोग एक एक टेक्निक को सही से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला आपका है फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर आपका दूसरा है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ इज योर साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, और फिफ्थ जो है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, लास्ट जो आपका है मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये 6 कॉन्सेप्ट जो आपका है टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, देखिए ये सब टेक्निक्स है। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट को करने का तरीका। ठीक है, मैनेजमेंट को अगर कोई भी आप मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको करने का क्या तरीका क्या है। ठीक है, और प्रिंसिपल जो था, सिद्धांत था। ये देखिए फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो इसको एक्चुअली डिवाइड किया गया, मतलब कुछ काम को, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस जो यहाँ पे आप देखेंगे टेलर जिस पे दिए वो बोले कि ऑर्गेनाइजेशन को, जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक आपका प्लानिंग ऑफिसर होगा और दूसरा आपका प्रोडक्शन ऑफिसर होगा। इसके अंडर भी आप देखेंगे, ठीक है, आपका 4 एक्सपर्ट्स रहेंगे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। इसके अंडर भी आप देखेंगे 4 रहेंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, और सबके अंडर में वर्कर्स रहेंगे, सबके अंडर में वर्कर्स रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे डिवाइड किए वो फंक्शनल फोरमैनशिप को। देखिए F.W. Taylor has propounded the functional organization. This form of organization is totally based on the principle of specialization and makes full utilization of expertise of various एक्सपर्ट्स। मतलब एक्टिविटीज़ को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक प्रोडक्शन का, एक प्लानिंग का। और हर अब देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट को 4 एक्सपर्ट्स दे देगा, टोटली 8 एक्सपर्ट्स, और ताकि कोई भी काम को एक एक्सपर्ट तरीका से किया जाए। ठीक है, मेन इनका मोटिव क्या था, देखिए यहाँ पे based on the principle of specialization and make the utilization of experts in the various experts। तो यहाँ पे बोले कि जो यहाँ पे 8 एक्सपर्ट्स को रखे गए ताकि सभी एक्टिविटीज एक्सपर्ट्स के द्वारा अच्छा तरीका से परफॉर्म किया जाए, ताकि रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो। ठीक है, मेन मोटिव इनका था, मेन मोटिव अब इनका यही था। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए 2 कर दिए आप, ये देखिए स्पेशलिस्ट, 4 स्पेशलिस्ट। अब पढ़ेंगे कि ये 4 स्पेशलिस्ट क्या करते थे हर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट थे इसमें 4 एक्सपर्ट जो थे रूट क्लर्क थे, तो रूट क्लर्क का काम क्या था। ठीक है, दिस क्लर्क एंश्योर्स दैट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शनल फोरमैनशिप का जो आपका फर्स्ट जो आपका इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको कहीं डेप्थ पूछ दिया जाता है। रूट क्लर्क, दिस क्लर्क एंश्योर्स द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर वर्क, मीनिंग देयर बाई द स्टेजेस इट सेल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज। ठीक है, तो मतलब क्या क्या स्टेजेस करना है, क्या क्या स्टेजेस, कितने स्टेजेस होंगे, कौन कौन स्टेजेस यहाँ पे नहीं एक काम करने के दौरान होगा, ये सब ये डिसाइड ये करते हैं। ही ऑल्सो डिसाइड्स द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इट इज़ टू बी डन। ठीक है, क्या काम करना है और यहाँ कहाँ पर करना है, यही डिसाइड करते हैं। इन शॉर्ट दिशा दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, कि बेसिकली आज का काम क्या है और कहाँ पर है। ठीक है, ये डिसाइड यही करते हैं, और उसको कैसे कितने स्टेजेस में उसको कंप्लीट करना है ये डिसाइड करते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शंस अलॉट करता है कि ए को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सी को। दिस क्लर्क प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शंस कार्ड फॉर द वर्कर्स एंड हैंड ओवर टू द गैंग बॉस, एंड दिस कार्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क एंड प्रोसीजर्स टू बी डन एंड मटेरियल टू बी यूज्ड एंड डिटेल अबाउट द मशीनरी। मतलब कौन सा मटेरियल वो यूज़ करेगा, क्या क्या टूल्स वो यूज़ करेगा वगैरह वगैरह, सब ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कार्ड क्लर्क के द्वारा। इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है गैंग बॉस को। गैंग बॉस को आगे पढ़ेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, द क्लर्क डिसाइड्स एज टू व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश। मतलब कोई भी पर्टिकुलर काम कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, ये एक्चुअली टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करते हैं।
meaning and thereby as to what time and the whole work will take place, and it also decides the same time at what cost the product will be produced, और कितने कॉस्ट में भी ये सामान प्रोडक्शन होगा ये भी यही डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिन ऑफिसर, द डिसिप्लिन ऑफिसर, द डिसिप्लिन ऑफिसर्स एंश्योर दैट एवरी वर्क इज बीइंग परफॉर्म इन ए डिसिप्लिन मैनर, और ये इनका डिसिप्लिन ऑफिसर का काम है कि सभी काम एक प्रॉपर अनुशासन में हो, ये इनको सुनिश्चित करना होता है। ये था आपका स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 4 एक्सपर्ट्स हैं। अब देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो 4 एक्सपर्ट्स हैं उसका काम देखिए। पहला गैंग बॉस, द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो वर्कर्स को एक्चुअली कई सेगमेंट्स में बांट दिए जाते हैं ताकि उसको कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण किया जा सके। ग्रुप ऑफ लीडर इज सेलेक्टेड हु इज नोन एज गैंग बॉस, और सभी ग्रुप का एक लीडर अलॉट किया जाता है जिसको गैंग बॉस बोलते हैं। ही इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन्स आर फिट इनफ फॉर द प्रोडक्शन एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द यूज हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू देम। तो इनको सुनिश्चित करना होता है कि जो वर्कर्स हैं और जो मशीन्स हैं अप टू द मार्क हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए, ये इनको सुनिश्चित करना होता है। Speed boss, the main function of the speed boss is to ensure that all workers are performing their job at the required and expected speed। मतलब जो भी स्पीड्स तय किया जाता है, मान लीजिए कि एक हाफ एन आवर में एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट, तो वो उसी गति के साथ वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक है 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए था, 5 मिनट में 10 मिनट में वो हो जाना, सेकंड टास्क हो जाना चाहिए था, वेदर दे आर डूइंग द सेम स्पीड और नॉट, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड स्पीड है। If it is not so, the speed boss tries to find out the cause and slow speed and hence solve solution for it, and hence तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग वो काम स्लो हो रहा है तो वो कारण पता करते हैं कि कोई काम क्यों अटका हुआ है या क्यों धीरे हो रहा है, तो और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। रिपेयर बॉस, द मेन फंक्शन ऑफ रिपेयर बॉस इज टू कीप द मशीन एंड टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। तो रिपेयर बॉस का काम है कि जो मशीन्स हैं और जो टूल्स हैं जो वर्कर्स को इस्तेमाल करना होता है प्रोडक्शन में, वो सही ढंग से है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिपेयर करने का ये जिम्मेदारी लेते हैं। इंस्पेक्टर, ही इंस्पेक्ट्स द थिंग्स प्रोड्यूस and compare their quality with the standard prescribed for them and tries to find out the difference. In case of unfavorable result, he initiates a corrective actions। ठीक है, तो ये इनका काम है कि अगर मान लीजिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्वालिटी के हिसाब से सामान प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये एक्चुअली अगर नहीं हो रहा है तो इसको करेक्टिव एक्शन लेते हैं ये, ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड क्वालिटी बनते रहे। इंस्पेक्टर चेक करता है बेसिकली। ये फर्स्ट आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। अब दूसरा जो आपका है, जो दूसरा टेक्निक है वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क देखेंगे, इसमें भी आप 4 देखेंगे सब हेडिंग्स हैं। स्टैंडर्डाइज मटेरियल, फिर स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स, स्टैंडर्डाइज मेथड्स एंड स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल क्या है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, पहले ये देख लेते हैं मीनिंग क्या है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशंस, ठीक है। तो मतलब एक कोई भी काम का यहाँ पे स्टैंडर्ड एक फिक्स करना जरूरी है, ठीक है, काम का स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क to be done by worker in a day may be standardized. In other words, the worker may be expected to do the standard amount of work every day, ठीक है, कि मतलब कितना स्टैंडर्ड वर्क नहीं होता, एक वर्कर्स के द्वारा एक्सपेक्टेशन है 6 से 8 घंटा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वर्क एक्सपेक्टेशन जो रहता है वो आप यहाँ पे फिक्स किया जाता है। पहले देखेंगे यहाँ पे मटेरियल, स्टैंडर्डाइज मटेरियल क्या होता है। बाय स्टैंडर्डाइज ऑफ मटेरियल वी मीन दैट the raw material provided should be according to the quality of finished goods required, ठीक है। देखिए अच्छा क्वालिटी का आपको अगर सामान चाहिए तो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है, ठीक है। मतलब जिस क्वालिटी का आपको चाहिए, ए क्वालिटी का तो ए क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, बी क्वालिटी का सामान चाहिए तो बी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई ए क्वालिटी का चाहिए और बी क्वालिटी का मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये गलत है। स्टैंडर्डाइज मटेरियल, तो आप इसको अगर लिखोगे तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, ये इतना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो हेडिंग देंगे और ये सब हेडिंग में इतना लिखेंगे। फिर आता है स्टैंडर्डाइज मशीन एंड टूल्स। यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्डाइज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स इंश्योर्स दैट दे आर रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड टाइप टू प्रोड्यूस द डिजायर फिनिश। जो आपका देखिए कोई भी सामान को, कोई भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड मशीन चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होता है, वो है कि नहीं है ये ज़रूरी है। मान लीजिए कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक काम मान लीजिए
एक काम कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली मान लीजिए 1 2 3, अगर मान लीजिए ये 3 इक्विपमेंट्स चाहिए वो स्टैंडर्ड काम को करने के लिए, तो ये मटेरियल्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइज मेथड, कोई भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड तरीका ही वो अपनाए ताकि वो गोल अचीव कर पाए। बाय बाय स्टैंडर्डाइजिंग द ऑप्टिमम टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क, द later can proceed as faster pace with the much greater ease. The technique determined for going a particular work is used uniformly whenever such work is performed. अब देखते हैं स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन। देखिए कोई भी काम का एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन भी होना चाहिए, ठीक है ना, जो काम करने का एक, जैसे मानिए जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का साफ़ सुथरा, जो भी मानिए आप अच्छा स्टैंडर्ड चाहते हैं तो वहाँ क्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशंस भी ए क्वालिटी का होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन हैज़ बीन ए डीप इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इन द स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशन। It is noted that how much temperature, ventilation, lighting, cleanliness and safety is necessary at the workplace. अगर आपको स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वालिटी का सामान चाहिए तो आपको वहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी मजदूर को अच्छा देना पड़ेगा ताकि वो मन लगा काम करेंगे, कहीं पे उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, कहीं पे कुछ फॉल्ट्स पे ध्यान नहीं जाएगा। अगर फॉल्ट्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे तो ध्यान जाएगा और क्वालिटी भी डाउन हो सकता है। अब हम जाएंगे थर्ड आपका और वो आपका सिंप्लीफिकेशन है। थर्ड टेक्निक क्या है आपका? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में मतलब जो सरलता आपको रखना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर एक जूता बनाया जा रहा है तो उसका रिक्वायर्ड जो साइजेस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था सिंपलीफाई में कि जो टाइप, सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एंड टू द अननेसेसरी टाइप क्वालिटी साइज, मतलब जो रिक्वायर्ड साइज नहीं है, रिक्वायर्ड टाइप नहीं है, लोग मांग नहीं करते हैं साइजेस या वेट का, वो सामान बनाने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ जूता का जैसे लिया गया है, जिसको साइज़ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे कुछ करके आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप माने 0 बना रहे, 0.5 बना रहे, 1 1.25 1.75 का, तो ये क्या वो रिसोर्सेज का वेस्ट होगा। जो रिक्वायर्ड है, जो डिमांडेबल है मार्केट में, उसी साइजेस का बनाए, उसी टाइप्स का सामान बनाए, उसी, ठीक है, आपका क्वालिटी का बनाए। ये सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दिया जाता है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है, इफेक्टिव इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पैसे का सही से इस्तेमाल होगा। ब्रिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद ए हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, लेबर कॉस्ट भी घटाने का काम करते हैं। इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ, ठीक है, स्टाफ के बीच में भी जो रिसोर्सेज का वहाँ पे अच्छा से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यू गॉट इट ना। अब यहाँ पे देखेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ठीक है, फोर्थ क्या चाहिए आपका? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ये भी एग्जाम में, जो कि फंक्शनल फोरमैनशिप और ये जो हम कहेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ठीक है, इससे डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 इसमें भी मेजर हेडिंग्स है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फिर टाइम स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। It means to conduct the deep analysis of all the activities being performed in the organization with the aim of producing maximum possible quality output at minimum cost। तो इसका मेन मोटिव होता है कि कम नहीं होता है कि अच्छा क्वालिटी कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना। तो पहला देखिए मेथड स्टडी, यहाँ पे स्टडी किया जाता है। मेथड में क्या स्टडी किया जाता है? कौन सा बेस्ट सुटेबल मेथड होगा। इट रिफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई भी काम का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, ये यहाँ पे मेथड स्टडी में सुनिश्चित किया। मोशन स्टडी, ठीक है, मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है, क्या क्या मूवमेंट्स रिक्वायर्ड है और अनरिक्वायर्ड है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसको रखा जाता है, जो अनरिक्वायर्ड है उसको एलिमिनेट किया जाता है। मोशन स्टडी, मूवमेंट्स, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, वर्कर्स लोग ना घूमते हैं, ठीक है ना, बेवजह जो रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, वो एक्चुअली जो बेवजह है वो मूवमेंट्स को उनको हटा दिया जाता है। बोलते हैं कि आपको रिक्वायर नहीं हो वहाँ पे मूवमेंट्स मत करिए, ताकि, क्योंकि समय वेस्ट हो रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है। टाइम स्टडी, यहाँ पे टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई भी काम को एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, मान लीजिए 10 मिनट एक काम को करने में, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना जरूरी है कि 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स, राइट, ओके। यस, यहाँ पे देखें इसका ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ द लेबर कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितना बैठेगा वो जान सकते हैं हम लोग। टू, अगर हम लोग टाइम स्टडी कर लें तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्स, कितने वर्कर्स चाहिए, टू डिसाइड वेदर अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान्स, और मोटिवेशन के लिए क्या प्लान्स बनाए जाएँ, कि इतना पैसा उनको दिया जाए, ये सब करने के लिए टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है। फैटिग्यू स्टडी, ठीक है,
जी, थकावट होता है, फैटिग्यू मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वर्कर्स थक जाते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा या जो भी उनका, तो जैसे कि हर 4 घंटा काम करने के बाद वो थक गए, तो एक गैप ज़रूरी है, ठीक है ना, वो उनको एक रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि फिर से वो रिकवर होकर के फिर से अच्छा से काम करें। इसी तरह वो 6 से 8 घंटा वो कवर करके ड्यूटी कर लें, ठीक है। इट रिफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। कितना ड्यूरेशन का उसको रेस्ट चाहिए होगा और कितना बार ऐसा रेस्ट दिया जाए, मतलब 10 मिनट का दिया जाए तो 2 बार दिया जाए, हाफ एन आवर का एक दिया जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी कितने बार आपको देना है और कितना ड्यूरेशन का देना है ये डिसाइड करना, ताकि वो काम अच्छा से करे, क्योंकि वो मशीन नहीं है कि वो लगातार करते रहेंगे। डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ठीक है, ये देखिए बहुत इसका इम्पॉर्टेंट वाला में, ठीक है, इसी के लिए टेलर को जाना जाता है। टेलर हैज़ एडवाइज्ड एन adoption of differential wage system in order to motivate the employees. According to this system, wages are paid on the basis of work done, not on the basis of the time spent in the doing work। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि काम के आधार पे उनको वेतन या पैसे दिए जाते हैं। कि मान लीजिए ठीक है, अगर 5 प्रोडक्शन किए तो 5 के हिसाब से मान लीजिए हर सामान को 1,000 तो 5,000 मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 किए तो हर सामान के लिए हर यूनिट के लिए 1,000 तो वहाँ पे 10,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, वर्क डन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बस इतना सा आपको समझना है। और आता है मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, जो कि बोलते हैं ना कि ये जो मानसिक परिवर्तित करे, नहीं होता है कि मानसिक सोच जो है एक दूसरे के प्रति, ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो उससे बदलने का बात करते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स ए चेंज इन द माइंड सेटअप ऑफ द बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स। ए टेलर revolution in the mindset of both the employers and the workers is required because it will promote a feeling of cooperation। मतलब यहाँ पे जो मैनेजर सोचते हैं कि नहीं वर्कर्स कामचोर होते हैं, करते नहीं है काम, और फिर वर्कर्स ये सोचते हैं कि नहीं जो ओनर्स हैं वो एक्चुअली हम लोग को इतना खटा देते हैं। तो ये दोनों का जो मानसिकता है, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कि क्योंकि वो अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इसके फ़ायदा क्या होगा, दोनों को मिलेगा, मैनेजर एज वेल एज वो एम्प्लॉयर्स यू कैन से ऑफ एंड एम्प्लॉयज़ बोथ, दोनों को एक दूसरे के प्रति जो विचार है या सोच है वो बदलना चाहिए। इसी पे वो बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसी को 6 टेक्निक्स को आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे। सो कॉल्ड हम बोलेंगे क्रक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लिखिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट को आप लिए ना, तो फर्स्ट को आप फंक्शनल फोरमैनशिप आप लिखिए, तो देखिए ब्लू प्रिंटेड ये लाइन्स है ना, इसको आप ज़रूर लिखें, ठीक है। बस इतना सा लिख करके ये चीज़ पे आ जाओ आप, ठीक है ना, ये चीज़ पे आ जाओ कि 2 पार्ट में ये बटा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसका फंक्शंस। तो अब फिर इसको आप लिखिए, ये जो 4 स्पेशलिस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। और उसके बाद आप आ जाइए सेकंड वाले में। सेकंड वाला में ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को आप सिर्फ यहाँ तक लिखिए बस, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद इसके अंदर 4 हेडिंग्स है तो उसको जरूर लिखिए। देखिए यहीं तक लिखिए, एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये पकड़ें तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिर अगर थर्ड, इफ़ यू हैव गॉन दिस थर्ड वन, जस्ट यू राइट ऑन टिल हियर इटसेल्फ। फोर्थ वाला आप पकड़ें, ठीक है। तो फोर्थ वाला जब आप किए तो बस इतना ही सा आप लिखो, और फिर सिंप्लीफिकेशन में आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन में देखिए यही तक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट्स नॉट। अब सिंप्लीफिकेशन में देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स को लिखिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स को आप लिखिए। फिर आता है आपका साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी को आप यहाँ तक लिख लो, और फिर यहाँ पे 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर लिखें, इसको लिखिए। तो ब्लू लाइन जो है इतना ही तक, ठीक है ना, इसको आप लिखेंगे इतना ही तक, फिर इसको आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर आप अगर इसको लिखेंगे तो आप यहाँ तक बस। फिर आप डिफरेंटियल वेज सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना तक, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ये लिखेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन, तो आप पार्टीज तक कर लो, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, और 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे ताकि आप अच्छा से समझे टॉपिक को। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, थैंक यू।